चले बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग रेडियस के बारे में बात कर रहे थे और रेडियस में सबसे पहला जो टाइप है एसबीसीआर, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस के जो पॉइंट हम लोगों ने सीखे थे वो ये था कि भाई जब भी कोई रेडियस निकालना होता है, एटॉमिक रेडियस निकालना होता है, तो बेसिकली आप दो सिमिलर एडजेसेंट एटम लेंगे जिनके बीच में कोई बॉन्ड होगा, कोई अट्रैक्शन होगा, और उन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो होगा उसको बोला जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हमें क्या करना होगा, हाफ। उससे हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस। फॉर्मूला हम लोगों ने जो लिखा था वो था आर ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन 2। अब दो एटम्स के बीच में क्योंकि कोई ना कोई बॉन्ड होगा, तो वो बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वो बॉन्ड आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, वंडरवॉल टाइप का वीक फोर्स हो सकता है। तो उन बॉन्ड के बीच, उस बॉन्ड्स के बीच, मतलब दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के रेडियस को डिफाइन करने वाले थे, जिसमें से पहला आया था कि अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां से जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकलेगा और उसको अगर हम हाफ करेंगे तो जो रेडियस आएगा उस एटॉमिक रेडियस को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया और वो नाम क्या है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आपको बोला गया था जनरली किसके लिए डिटरमाइन करते हैं बेटा, नॉन मेटल्स के लिए, है ना। अब आते हैं, पहले बात करते हैं मेटल नॉन मेटल। कल मैंने आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का भी थोड़ा सा, है ना, एक आइडिया दिया था कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो कैसा बनता है, आयनिक। और नॉन मेटल का बॉन्ड बनता है तो कैसा बनता है, कोवेलेंट। क्योंकि नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में विश्वास रखते हैं और इसीलिए नॉन मेटल्स के लिए हम लोग जो रेडियस निकाल पाएंगे वो जनरली कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये जो है ना नॉन मेटल्स वगैरह वगैरह हैं, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है और कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी हम ये बता पाएंगे कि हम किसके लिए कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे या किसके लिए आगे जाके मेटालिक रेडियस निकालेंगे या किसके लिए कौन सा रेडियस निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आप, है ना, ये तो ठीक है कुछ ज्यादा ही कलरफुल है, लेकिन आप नॉर्मली जब देखते हैं पीरियोडिक टेबल्स को तो बेटा इस तरह का एक जिगजैग जिगजैग लाइन दिखता है आपको, ठीक है ना। और वो जो जिगजैग लाइन होता है वो मेटल और नॉन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए होता है, मतलब उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें मेटलॉइड्स के बारे में तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ठीक है, जो ट्रिक हमें याद रखनी है वो ट्रिक क्या है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स की ट्रिक आपको बताई गई है, पहले इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। बालिका, फिर जिगजैग चलेंगे, सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटलॉइड्स। तो पहली बात तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेटलॉइड्स को याद करने का तरीका क्या है, तो बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। दूसरी बात, मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड जो भी एलिमेंट आता है उसको मेटल कंसिडर करते हैं और मेटलॉइड के राइट हैंड साइड जो भी एलिमेंट आता है उसको नॉन मेटल कंसिडर करते हैं। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहां पर है, नॉन मेटल्स कहां पर है, मेटलॉइड्स कहां पर है, ज्यादातर क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जिगजैग लाइन दिमाग में होनी चाहिए, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। इसके इधर वाले सारे मेटल, मतलब आप जरा ध्यान से देखें, अगर मैं हाइड्रोजन को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ ना, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशन सेपरेटली, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ध्यान रखिएगा। बाकी बालिका सीता गीता के इधर हाइड्रोजन को छोड़कर पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक और पूरा एफ ब्लॉक क्या कंसिडर किया जाता है, मेटल। तो ध्यान रखना, पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक क्या है, मेटल। मतलब मैं कभी आपको बोलूं सोडियम तो आपके दिमाग में मेटल आना चाहिए, मैं आपको बोलूं स्कैंडियम क्रोमियम दिमाग में मेटल आना चाहिए, इनमें से कुछ भी बोल दूं दिमाग में मेटल आना चाहिए, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए एस ब्लॉक में क्या मिलता है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटल। डी ब्लॉक में क्या मिलता है, मेटल। एफ ब्लॉक में क्या मिलता है, मेटल। हमारे पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट्स क्या है, मेटल। दिख रहा है क्लियरली। अब अगली बात आएगी कि एक ऐसा ब्लॉक बताइए जिसके अंदर मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। तो एक ही ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, जिसमें मेटल भी मिलता है, मेटलॉइड भी मिलता है और नॉन मेटल भी मिलता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो बेटा एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, टिन, लेड, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे क्या है, मेटल। ये जो बालिका सीता गीता ये क्या है, मेटलॉइड। और उधर राइट हैंड साइड में जाइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स।
तो मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्लोरीन के लिए कौन सा रेडियस निकालना प्रेफरेबल होगा, तो हमें पता होना चाहिए क्लोरीन मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के लिए कौन सा रेडियस प्रेफरेबल है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये जो ट्रिक बताई गई है, इस ट्रिक को पहले बात तो नोट कर लीजिए, और है ना, बस ये लिख लो, बाकी तो पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए कि इनको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के लिए सेमी मेटल नाम भी यूज कर सकते हैं ना, सेमी मेटल। चलिए, है ना, अब ये जो मेटलॉइड्स हम लोगों ने पढ़ा, इसमें है ना कुछ एम्बिग्यूटीज होती हैं, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा बोरॉन को लगभग सभी स्टैंडर्ड बुक्स मेटलॉइड मान के चलती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की एक अलग ही स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमें तो उसके हिसाब से समझना है, और वो स्टैंडर्ड बुक इसको लिखती है नॉन मेटल। हम लोग जब भी बोरॉन की बात करेंगे, हम उसे मेटलॉइड कंसिडर करके ही सॉल्व करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरॉन इज अ नॉन मेटल। तो हमें एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बोरॉन क्या है, तो हमें तो नॉन मेटल लिखने के ही नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में बोरॉन की प्रॉपर्टी मेटलॉइड से ज्यादा मैच होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। और इसके पीछे भी एक लॉजिक बता देता हूँ क्यों इसको नॉन मेटल एनसीईआरटी लिखता है। उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि भाई बोरॉन जो है, अगर मेटलॉइड है, तो मेटलॉइड कौन सी चीज होती है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर दिखाता हो, और बोरॉन में मेटल और नॉन मेटल में से नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए इसको नॉन मेटल एनसीईआरटी लिख देता है। पर बोरॉन एक्चुअल में मेटलॉइड है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नॉन मेटल। स्टेटमेंट नोट बना के लिख लेना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, according to NCERT, boron is a typical non-metal. बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। टिपिकल नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल है ना, कुछ उसका अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है, और एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, इसलिए अपन ने वैसा लिखा। बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। चलिए, आइए अब यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जो रेडियस की कल बात करी थी, उसमें सबसे पहला जो रेडियस हम लोगों ने पढ़ लिया था वो कौन सा था बेटा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना, कोवेलेंट रेडियस के बाद अब सेकंड टाइप के रेडियस के ऊपर हम लोग डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टाइप का जो रेडियस हमें पढ़ना है वो कौन सा आ जाता है बेटा, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस को क्रिस्टल रेडियस भी बोल दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, वंडरवॉल रेडियस। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक रेडियस के बारे में। बेटा मेटालिक रेडियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा RMET, और मेटालिक रेडियस जनरली किसके लिए डिटरमाइन होगा, नाम से पता चल जाता है, मेटल्स के लिए, जनरली फॉर मेटल्स। एक बात मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट रेडियस सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए निकलता है। मैंने कल भी आपको बोला था किसी भी एलिमेंट के लिए कोवेलेंट रेडियस निकल सकता है, बल्कि इनमें से कोई भी रेडियस किसी के लिए भी निकाल सकते हो। बट प्रेफरेबल बात हो रही है कि कोवेलेंट रेडियस किसके लिए प्रेफर किया जाता है, नॉन मेटल्स के लिए। मेटालिक रेडियस किसके लिए प्रेफर किया जाता है, मेटल्स के लिए। ठीक है, अब देखो मेटालिक रेडियस में क्या होता है, तो पहले इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। लिखिएगा, 1/2 of the internuclear distance between 1/2 of the internuclear distance between 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent metallic bonded atoms in any crystal lattice. Two similar metallic bonded atoms in any crystal lattice. चलिए ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। अब अगर हम लोग बात करें मेटालिक रेडियस की या इस रेडियस के बारे में, तो सबसे पहले आप देखिए एक आपके सामने लैटिस बना हुआ है ना,
लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेसिकली कि भैया कोई एक पार्ट आपने लिया और उसके अंदर ये छोटे छोटे एटम्स वहां पर अरेंज्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरा सपोज एक प्योर मेटल की शीट है, मान लो आपने इसको आयरन मान लिया, तो आयरन की एक शीट आपके पास है, आयरन की एक प्लेट आपके पास है, उसमें आयरन के अलग अलग एटम्स है। तो यहाँ जितने भी एटम है वो सारे के सारे क्या है, आयरन। अब आपने क्या करा, इनमें से कोई भी दो आजू बाजू वाले एटम निकाल के उसको जूम कर दिया, ठीक है, कोई भी दो ले लीजिए लगातार आने वाले, मान लो मैंने ये दोनों ले लिया। अब इन दोनों को जब हम जूम करेंगे तो इन दोनों का डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ, और यहां पर इसका न्यूक्लियस होगा, यहां पर इसका न्यूक्लियस होगा। मान लो दोनों एटम सेम है तो ये ए है, तो इसको भी क्या मान लिया, ए। अब हमें क्या करना है, अगर रेडियस निकालना होता है तो हमें ए से ए का क्या निकालना होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो भाई जो इसका न्यूक्लियस है और जो इसका न्यूक्लियस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग नाम दे देंगे डी, और इसे कहा जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ रहा है इसे हमें क्या करना है, हाफ। तो बेटा रेडियस निकालने के लिए हमेशा हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देंगे, हाफ। लेकिन इस बार जो रेडियस आएगा, एटॉमिक रेडियस तो बोल ही सकते हैं उसको, पर इस बार जो रेडियस है उसको पर्टिकुलरली एक नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है, तो इस रेडियस को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, मेटालिक रेडियस। अब देखो एक काम करें, पहले ये डायग्राम आप लोग बना लें, फिर और डिस्कस करते हैं इस पे। चलिए है ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस है इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, कि हम यहां पर मेटालिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड के बारे में पहले एक हल्का से एक आइडिया ले लेते हैं कि होता क्या है मेटालिक बॉन्ड, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास ये एक एटम था, कौन सा, सोडियम, और ये एक एटम कौन सा था, सोडियम। दो सोडियम के एटम ले लिए, क्योंकि अभी हमें सिमिलर एटम्स के बारे में बात करनी है। क्या सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है बेटा, तो यस 281, ठीक है। अब अगर मैं सोडियम का यहाँ न्यूक्लियस बनाता हूं और इसके आसपास इसके शेल्स बनाता हूं, तो कितने शेल बनेंगे बेटा, 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, ठीक है। और उसके बाद वाले में कितना आएगा, 1, ठीक है। कितने बन गए, 8 है, 9 बन गए, चल छोड़ो 8 मान लेना बस, ठीक है ना। अभी देखो यहां पर बात करते हैं, अगला जो न्यूक्लियस आ गया सोडियम का, इसके बाद यहां पर इसका पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, ऐसा बन गया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगेन 2, इधर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और इधर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटालिक बॉन्ड है ना उसका फॉर्मेशन होता कैसे, उसका है ना तरीका समझते हैं। एक्चुअल में आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दो, आउटर मोस्ट शेल के अलावा ये जितना भी हिस्सा है इसको सिंगल यूनिट मानना है अपने को, है ना, कोर मान के चलते इसको। अब देखो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 11, तो प्लस 11 है इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन हमने एक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10, तो प्लस 11 माइनस 10। अभी इस पूरे के ऊपर ये जो येलो बॉक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये पूरे को अभी मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से यहां पर भी आप आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दो तो ये पूरा बन जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज यूनिट। अब होता क्या है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करता ही करता है, साथ में बाजू वाले के नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करता है, और ऐसे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से दो एटम्स के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फंडामेंटल होता है मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। बट खैर अभी अपन आ जाते हैं वापस यहाँ पर। तो मान लीजिए दो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग है।
अब होता क्या है कि मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि दोनों की बाउंड्रीज क्या हो रही है बेटा, टच हो रही है, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये बाउंड्रीज टच ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये क्लियर रखिएगा। डायग्राम देखकर जनरली एक इंटरप्रिटेशन माइंड में बनता है कि कोवेलेंट रेडियस जब हमने कल बनाया था तो कोवेलेंट रेडियस में हमने ओवरलैपिंग दिखाई थी, मेटालिक रेडियस में हम लोग अभी ऐसा दिखा रहे हैं और वंडरवॉल में हम लोग ऐसा दिखाएंगे। ये तीन सिनेरियो बनेंगे। हर केस में हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका क्या कर देंगे हाफ। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर तीनों में एटम सेम मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका सबसे कम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका थोड़ा ज्यादा होगा और इसका और भी ज्यादा होगा। और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जब उसका हाफ करेंगे तो वो भी तो सेम ही ऑर्डर देगा, मतलब इसका रेडियस सबसे छोटा होगा, इसका रेडियस थोड़ा और ज्यादा होगा और इसका रेडियस और भी ज्यादा होगा। ये ट्रेंड निकल के आएगा। तो हमें डायग्राम देखकर ऐसा लगेगा कि मेटालिक रेडियस में हमेशा बाउंड्रीज क्या होती है, टच होती है, लेकिन मेटालिक रेडियस में ये बाउंड्री टच हो भी सकती है, थोड़े दूर भी हो सकते हैं और हल्का फुल्का ओवरलैप भी हो सकता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। मान लो इसका और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो फिर ये हो सकता है बाउंड्रीज हल्का फुल्का ओवरलैप कर जाए। मान लो अट्रैक्शन बहुत वीक है तो ये दूर दूर भी रह सकते हैं, और मान लो अट्रैक्शन ठीक ठाक है तो दोनों की बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी, टच हो जाएगी। बट हाँ, हमें क्योंकि तीन डिफरेंट केसेस समझने होते तो हम लोग इस तरह से बाउंड्री टच करके दिखाते ताकि समझाना आसान हो जाए, ठीक है। आइए, तो आइए मेटालिक रेडियस के ऊपर जो भी बातों पर चर्चा करनी थी वो आपको बता दी गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के रेडियस पे, दैट इज वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल रेडियस जो है बेटा, उसको दिखाने का जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा RVWR, दैट इज वंडरवॉल रेडियस। अब देखो सबसे पहले वंडरवॉल रेडियस कब निकाला जाएगा, किसके लिए निकाला जाएगा? जैसे मैंने बोला कि कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के लिए, मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए। तो बेटा वंडरवॉल रेडियस जो है ना, फॉर इनर्ट गैसेस जनरली प्रेफर करते हैं, और ये नॉन मेटल्स के लिए भी निकल सकता है। एनसीईआरटी में कम से कम दो के लिए लिखा हुआ है, इनर्ट गैसेस और नॉन मेटल्स। हम लोग प्रेफर इनर्ट गैसेस के लिए ही करेंगे, लेकिन ये नॉन मेटल्स के लिए भी निकलता है, और इवन स्टैंडर्ड बुक्स में वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू मेटल्स के लिए भी दी होती है, मतलब मेटल्स का भी वंडरवॉल रेडियस निकलता है। हर एलिमेंट का हर तरह का रेडियस निकलता है, बट हाँ प्रेफरेंस में क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम उस पर बात कर रहे हैं। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, कंडीशन क्या, ध्यान सुनना। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा। कई बार जैसे इनर्ट गैसेस की बात करूं तो भाई इनर्ट गैस में अगर हम जेनॉन को भूल जाए तो क्या बाकी इनर्ट गैस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो ना के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा दो एटम के बीच में बॉन्ड होगा ये जरूरी नहीं है, तो कुछ नॉन बॉन्डेड एटम्स भी मिल सकते हैं, और जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होंगे उसके लिए हम कोवेलेंट या मेटालिक रेडियस या आयनिक बॉन्ड वाला रेडियस, आयनिक रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, तो उनके लिए एक रेडियस डिफाइन किया गया, और वो रेडियस कौन सा है? वंडरवॉल रेडियस। जिन एटम ने कभी बॉन्ड बनाया ही नहीं, या हम ऐसी सिचुएशन में रेडियस निकालना चाहते हैं जहां पर बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो वहां पर हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? वंडरवॉल रेडियस को। पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर। 1/2 of the internuclear distance between 1/2 of the internuclear distance between two adjacent similar non-bonded atoms, two adjacent similar non-bonded atoms in solid state, two similar adjacent non-bonded atoms in solid state। अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़िए तो वो 1/2 वगैरह वगैरह वो सब तो सेम है, लेकिन दो चीजें इसमें नई आ गई। पहला नॉन बॉन्डेड एटम्स, दूसरा सॉलिड। समझिएगा, नॉन बॉन्डेड के लिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई नॉन बॉन्डेड एटम है उसके लिए कौन सा रेडियस निकलेगा? वंडरवॉल। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सॉलिड स्टेट की जरूरत क्या है उसका कारण समझते। मान लो मैंने इसके इनर्ट गैस के लिए रेडियस निकालने के लिए कोशिश करी, आपने दो इनर्ट गैस ले ली, मान लो ये भी हीलियम है ये भी हीलियम है, नाम अभी ए और ए रख देते हैं। ये दो इनर्ट गैस है, दोनों के बीच में आप देखो कोई बॉन्ड है या नहीं है? नहीं है। मतलब दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड नहीं है तो उन्हें बॉन्डेड बोला जाएगा या नॉन बॉन्डेड बोला जाएगा? नॉन बॉन्डेड।
मान लो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता तो कोवेलेंट रेडियस निकल जाता, मान लो इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता तो मेटालिक रेडियस निकल जाता, पर इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग जो रेडियस प्रेफर करेंगे वो क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस। क्यों होगा, एक बात समझ लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग दो टाइप के फोर्सेस के बारे में सुनते हैं, इवन फिजिक्स में भी आप सुनते हैं कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो अगर दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या मेटालिक बॉन्ड है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी होती है। लेकिन दो एटम्स के बीच में अगर इनमें से कोई बॉन्ड नहीं है तो फिर वहां पर कोई वीक फोर्स भी होगा। दुनिया के हर दो एटम में कोई ना कोई अट्रैक्शन होता ही होता है, अब वो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो लेकिन होगा जरूर। तो दूसरा जो टाइप का अट्रैक्शन आता है वो वीक फोर्स आता है। वीक फोर्स में हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं जनरली, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन नहीं हुआ तो कौन होगा, वंडर। अब आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड का तो सिनेरियो अलग है, वो तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। वीक फोर्सेस में दो कैटेगरी, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल। हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह नहीं बन सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है, जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह तो नहीं बन सकता, तो फिर एक ऐसा यूनिवर्सल टाइप का फोर्स चाहिए जो हर जगह एग्जिस्ट करता हो। तो ध्यान रखिए, दुनिया के दो चीजों में, दो स्पीशीज के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई फोर्स नहीं है तो उसके बीच में एक फोर्स हमेशा होता है, वो कौन होता है, वंडरवॉल फोर्स। मूवी में डायलॉग सुना होगा आपने, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वैसे ही जिनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता उनके बीच में क्या होता है, वंडरवॉल अट्रैक्शन फिक्स है। तो आपको अगर दो स्पीशीज दिए और उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वहां फिर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा होगा, उसको क्या बोला जाता है बेटा, वंडरवॉल फोर्स। तो दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, वंडरवॉल फोर्स, और इसीलिए इस रेडियस को एक नाम दिया गया, वो नाम क्या है बेटा, वंडरवॉल रेडियस। अब सुनिएगा, हमने पहले तो नॉन बॉन्डेड की सिचुएशन समझ लिया, बात है सॉलिड स्टेट वाली बात पे। सॉलिड स्टेट क्यों जरूरी है, मान लो ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है। अच्छा बताइए, गैसेस का नेचर रिजिड होता है या फ्लूइडिक होता है, फ्लूइडिक होता है। गैस एक जगह स्टेबल नहीं होता, घूमेगा फिरेगा। तो आपने मान लो ये रेडियस निकाला, आपने क्या ले रखा है, गैस ले रखा है, और आप टेप लेके गए ना आपने, ऐसा नहीं होगा वहां टेप लेके नहीं जाते, बट ठीक है समझिएगा, आप टेप लेके गए, बोले मेरे को इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना है ना, आपने चले, तो ये गैस का आइटम यहाँ टिकेगा थोड़ी, उड़ गया, उड़ गया। अब टेप लेके भागते थोड़ी फिरोगे, फिर इसको पकड़ के लाए, बोले रुक, यहाँ पर रुकना, हिलना नहीं है, रुक यहाँ पर हिलना नहीं है, फिर टेप लेकर, बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरा तो नेचर ही यही है। तो अगर आप गैसियस फॉर्म में इसको नापने जाओगे तो नाप नहीं सकते, क्योंकि एटम स्टेबल ही नहीं है, एटम इधर उधर घूमता रहेगा, रैपिड रैंडम मोशन दिखाता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करके सॉलिडिफाई करते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आते ही इसके जो एटम का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और फिर हमारे लिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस तरह का रेडियस निकालना होता है तो उसको सॉलिडिफाई करते हैं, फिर रेडियस निकालते हैं, तरीका वही रहेगा। अब जो रेडियस आएगा उसको वंडरवॉल रेडियस बोल दिया जाएगा, तरीका वही है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देना है, हाफ। और आप इसको ध्यान सुनना, सॉलिड बनाते वक्त आप कंप्रेस करोगे, आप कितना भी कंप्रेस कर लो ये टच नहीं होंगे, ये बात फिक्स है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई इनर्ट गैस की। अब देखो एनसीईआरटी ने इनर्ट गैस के अलावा नॉन मेटल्स के लिए भी वंडरवॉल रेडियस का मेंशन किया हुआ है। तो आइए नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं क्या कहानी है। बेटा नॉन मेटल्स में एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल ले रखा है वो क्लोरीन ले रखा है, ठीक है। तो मैं क्लोरीन के बारे में बात करता हूं, ध्यान सुनना। बेटा क्लोरीन नेचर में Cl के फॉर्म में मिलता है या Cl2 के फॉर्म में मिलता है, Cl2, ठीक है। तो मान लो मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया, ये Cl2 बनाया। एक बात बताइए, क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है, बेटा नॉन मेटल है ना। अभी हम लोगों ने देखा था क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है या कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट। तो बेटा ये क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन, और क्लोरीन क्लोरीन ने ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, ओवरलैपिंग दिख रही है। अब ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, अगर मैं दोनों के न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दूं तो अभी मुझे जो रेडियस मिलने वाला है वो वंडरवॉल रेडियस होगा या कोवेलेंट रेडियस होगा, कोवेलेंट, क्योंकि डायग्राम में कोवेलेंट दिख रहा है आपको क्लियरली। ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, अब मैंने बोला इस रूम में क्लोरीन भरी हुई है, तो क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल होगा या ढेर सारे मॉलिक्यूल, ढेर सारे। तो ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली क्योंकि आपने क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, वहां पर कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पर भी अगर मैं अभी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ करूं तो जो रेडियस मुझे मिलेगा वो अगेन अभी भी कौन सा है, कोवेलेंट रेडियस।
क्योंकि ये दोनों एटम बॉन्डेड है, ये दोनों एटम बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस निकलेगा, कोवेलेंट रेडियस निकलेगा। लेकिन मान लो ये ए है, क्लोरीन को अभी ए लिख दे रहा हूं यहां पर, इस ए को देखिए, इस मॉलिक्यूल के इस ए को देखिए और इस मॉलिक्यूल के इस ए को देखिए, क्या इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड है या नहीं है? नहीं है। और दुनिया में अगर दो चीज के बीच में कोई बॉन्ड नहीं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन जरूर होगा, और वो कौन होगा? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इन दोनों के लिए अगर मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल देता हूं DAA नाम देकर, और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का यदि मैं हाफ कर देता हूं तो मुझे जो रेडियस मिलेगा वो कौन सा रेडियस मिलेगा? वंडरवॉल। और यहीं से वैल्यू देखकर एनसीईआरटी बोलता है कि भैया जो कोवेलेंट रेडियस होता है और जो वंडरवॉल रेडियस होता है, ऑब्वियसली डायग्राम से भी हमको समझ में आता है कि मेटालिक में सबसे छोटा रेडियस कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा, उससे बड़ा रेडियस मेटालिक रेडियस हो जाएगा, और उससे बड़ा रेडियस वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सॉरी है ना ज्यादा, और इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा। तो हमारे पास एक ट्रेंड आ जाएगा, वो ट्रेंड ये है कि भाई कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मेटालिक रेडियस होता है, और उससे बड़ा वंडरवॉल रेडियस होता है। दूसरी बात, ये रिलेशन वंडरवॉल रेडियस जो है ना, वंडरवॉल रेडियस जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये क्लोरीन की वैल्यू के लिए हमेशा एग्जैक्टली डबल हो ये जरूरी नहीं है, लगभग डबल के बराबर होता है। तो वंडरवॉल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ कोवेलेंट रेडियस। पहले काम करो, वो डायग्राम बनाइए, फिर ये दो नोट लिखना है। पहले वंडरवॉल रेडियस का डायग्राम बना लीजिए, फिर नोट लिखा देते हैं। चलिए दोनों नोट आपके सामने लिखे, इसको फटाफट लिख लीजिएगा। कोवेलेंट रेडियस से बड़ा मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस से बड़ा वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस का अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होता है। चलिए ना, अब ये जो अभी हम लोगों ने रेडियस के टाइप्स पे डिस्कशन करा, 3 टाइप के रेडियस हम लोगों ने समझ लिए। अब आते बेटा फोर्थ टाइप के रेडियस पे, और फोर्थ टाइप का जो रेडियस हमें समझना है वो कौन सा रेडियस आता है? आयनिक रेडियस। नाम से समझ में आ जाता है आयनिक रेडियस में कि यहां पर हम आयंस का रेडियस निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए एनसीईआरटी में इसका जो डेफिनेशन दे रखा है आपके सामने लिखा हुआ है, द आयनिक रेडाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन cations and anions in ionic crystal। अब देखो आयनिक रेडियस में हम आयंस का रेडियस निकालेंगे। आपने जूनियर क्लासेस से 2 स्टेटमेंट सुने होंगे, खासकर 11th की बात करें, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। ये 2 स्टेटमेंट चलते हैं, उसी पे आने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ध्यान सुनेगा।
आयनिक रेडियस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो कैटायन का रेडियस और एक एनायन का रेडियस। ध्यान से देखिएगा, सपोज मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया, न्यूट्रल एटम लिया, कौन, Na। न्यूट्रल एटम को हम लोग नाम देंगे पेरेंट एटम, और हमने उसका क्या बना दिया, कैटायन। हम NaCl का एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमें जूनियर क्लासेस से NaCl के बारे में कम से कम पता होता है कि आयनिक है, ठीक है ना। तो Na हमारा पेरेंट एटम हो गया, और इसका कैटायन जो नेचर में मिलता है वो कौन मिलता है, Na+। इसी तरीके से एनायन में हमने Cl को लिया, Cl का जो न्यूट्रल एटम है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, पेरेंट एटम, और इसका जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसका एनायन। तो ये पेरेंट एटम हो गया, ये एनायन हो गया, ये पेरेंट एटम हो गया, ये कैटायन हो गया। अब आइए बात करते हैं कैटायन के बारे में। पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। इन दोनों को जब आप देखते हैं तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के लिए हमें क्या अभी कैलकुलेट करना है, मान लो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। याद करिए, मैंने आपको बोला था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, रेडियस, IE, EA, EN, हमें 6 तरह के क्वेश्चन से डील करना होता है। वो 6 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से थे बताइए एक बार। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दूसरा, तीसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चौथा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम, है ना। अब आप मुझे एक बार बताओ, क्या ये दोनों को देखकर आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट के लिए हमारे पास जो हथियार है वो एक ही है, कौन सा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। ये वही वाला केस है। यहां पर देखिए, क्या ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जब भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आया, दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, अगर इन दोनों के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करें, क्योंकि इनके लिए हथियार वही है, तो मुझे बताओ इनमें से पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा है, इसका। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, क्या उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा, यस। तो इसका मतलब है इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है और इसका जेड इफेक्टिव कम है। यहां पर आइए, दोनों केसेस आपको दे रखे हैं, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम, तो इसका जेड इफेक्टिव कम और इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। अच्छा, जेड इफेक्टिव क्या बताता है, अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का, किसके ऊपर, टारगेट पे, कल भी बताया था। अगर न्यूक्लियस का टारगेट पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बताओ टारगेट इलेक्ट्रॉन पास आएगा कि दूर जाएगा, पास। पास आएगा तो साइज बढ़ेगा या कम हो जाएगा। इसका मतलब है जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज कम, और जिसका जेड इफेक्टिव कम उसका साइज ज्यादा। क्या हमें एक फैक्टर भी मिल गया कि अगर हमें जेड इफेक्टिव के बारे में जानकारी हो तो साइज उसका इनवर्स हो जाएगा। यहां पर देखिए, किसी का अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसका साइज कम हो जाएगा, और अगर किसी का जेड इफेक्टिव या अट्रैक्शन कम है तो उसका साइज ज्यादा हो जाएगा। क्या इस बात को देखकर हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। और यहां पर देखिएगा, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ, ये दो स्टेटमेंट आएंगे, पहले इसको लिख लीजिए, स्टेटमेंट दिखाता हूं। डेफिनेशन जो है बोल दे रहा हूं एक बार, है ना। द आयनिक रेडाई कैन बी एस्टिमेटेड, द आयनिक रेडाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग, the ionic radii can be estimated by measuring the distances between, measuring the distances between cations and anions, measuring the distances between cations and anions in any ionic crystal, in any ionic crystal। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको बना लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
चलिए ना, अब स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा यहां पर। तो नोट में दो स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। पहला स्टेटमेंट लिखिएगा साइज ऑफ केटायन। नोट के अंदर पहला स्टेटमेंट बना के लिखिएगा साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। और दूसरा स्टेटमेंट लिखिएगा साइज ऑफ एनायन, size of anion is always larger than its parent atom. Size of anion is always larger than its parent atom. ठीक है, तो यहां पर दो स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिए। केटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ठीक, चलिए अब ये जो बात अभी हमने डिस्कस करी इसके ऊपर चार टाइप के रेडियस हम लोगों ने पढ़ लिए, उनके ऊपर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे इसके जो ऑर्डर्स हैं या फैक्टर्स हैं उनके ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, if atomic radius of if atomic radius of element A if atomic radius of element A is 1.5 angstrom 1.5 angstrom, then determine radius of its cation. Then determine radius of its cation. पहला ऑप्शन लिखे लेस देन 1.5, दूसरा ऑप्शन लिखे 1.5, तीसरा ऑप्शन लिखे मोर देन 1.5, लास्ट ऑप्शन लिखे एनी ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें एटॉमिक रेडियस मालूम है, एटॉमिक रेडियस कितना दे रखा बेटा 1.5, और हमें किसका रेडियस निकालना है उसके केटायन का। केटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा लेस देन 1.5। हो सकता है एग्जाम में वैल्यू दे दे, मैंने यहाँ पर लेस लिखा दिया, एग्जाम में वैल्यू दे सकता 1.25 या 1 या कुछ भी ऐसा है ना। अगला क्वेश्चन लिखे राहुल गांधी कैलकुलेटेड, लिखो लिखो, तुम लिखने से क्या मतलब। राहुल गांधी कैलकुलेटेड, जिसको राहुल गांधी नहीं लिखना हो नरेंद्र मोदी लिख लेना, क्या परेशानी है, लिख लो, लिखो बस। केजरीवाल भी लिख सकते जो लिख, कुछ भी लिख लो, लिखो। राहुल गांधी कैलकुलेटेड 3 types of radius for the same atom. 3 types of radius for the same atom. Having values 1 angstrom, having values 1 angstrom, comma 1.95 angstrom and 1.33 angstrom respectively. Which of the above value represents metallic radius? करेक्ट आंसर इज 1.33। हमें एक ही एटम के 3 तरह के रेडियस दे रखे हैं, और वो 3 तरह के रेडियस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवॉल। सबसे छोटी जो वैल्यू है, शायद 1 दे रखी है ना, वो आपको बता देगा कोवेलेंट रेडियस। इंटरमीडिएट जो 1.33 वाली, वो क्या बता देगा? मेटालिक रेडियस। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है 1.95 है ना, वो क्या बता देगा? वंडरवॉल रेडियस। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लिखिएगा the radius of K plus and F minus ion, the radius of K plus and F minus ion are approximately same
are approximately same, having value 1.25 angstrom, having value 1.25 angstrom, full stop. आगे लिखें, determine the correct radius for their atoms. Determine the correct radius for their atoms. ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा 1.25 कॉमा 1.25, पहला ऑप्शन 1.25 कॉमा 1.25, दूसरा 1.5 कॉमा 1.25, अगला 1.5 कॉमा 1, अगला 1 कॉमा 1.5। सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको किसका रेडियस दे रखा है? आयंस का रेडियस दे रखा है, एटम का पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, K प्लस और F माइनस का रेडियस आपको गिवन है। K प्लस का रेडियस कितना दे रखा है? 1.25, और F माइनस का रेडियस भी कितना दे रखा है? 1.25, ठीक है ना। F माइनस का रेडियस भी दे रखा है 1.25, और आपको बोला इसके लिए इनके एटम का रेडियस निकालना है। क्या कैटायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा। छोटी वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, और इससे बड़ी वैल्यू आपको जो ऑप्शन में दे रखी है वो 1.5 दे रखी है। एनायन का रेडियस पेरेंट एटम से बड़ा होता है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू से छोटी होगी। छोटी वैल्यू आपको दे रखी है 1। चलिए ना, तो यहां पर आके हम लोगों ने रेडियस पे जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उनको डिस्कस किया। अब रेडियस के इन टाइप्स को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं इसके फैक्टर्स पे। अब हमारा पूरा ध्यान वो 6 तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑर्डर वाले, है ना, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, उसके ऊपर रहेगा। याद करिए, क्या लेफ्ट टू राइट का जो फैक्टर हम लोगों ने डिसाइड करा था, क्या वो जेड इफेक्टिव था या नहीं था बेटा? था। तो आइए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस में। सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आएगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का क्वेश्चन जब भी आएगा, तो जो फैक्टर आपको यूज करना है वो फैक्टर कौन सा होता है बेटा? जेड इफेक्टिव। एक बात बताइए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब है अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक ट्रेंड मिला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा और रेडियस कम हो जाएगा। तो एक जनरल ट्रेंड दिमाग में बना लीजिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस छोटा होता जाएगा। आगे बढ़िए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा आता है? इना ग्रुप का। क्या इना ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट टॉप टू बॉटम होगा या नहीं होगा बेटा? होगा। इना ग्रुप में स्लेटर के हिसाब से जेड इफेक्टिव काम नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका वैल्यू फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने बोला था कि लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव काम कर जाएगा, लेकिन टॉप टू बॉटम में हम लोग जेड इफेक्टिव को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें कोई और फैक्टर चाहिए होगा। और डाउन द ग्रुप जाने पर जिस फैक्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो फैक्टर कौन सा होगा? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल क्यों यूज कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। है ली ना की रब से फरियाद, इस तरह से आप जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 3 है, 11 है, 19 है। आपको भले लिथियम के बाद इन दोनों का जेड इफेक्टिव भले सेम दिखे, लेकिन कहानी क्या है? ध्यान सुनिएगा। इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,1 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 आएगा। ऐसी कुछ कहानी बनती है। अब आप देखो, डाउन द ग्रुप जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, क्योंकि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल देखिए, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? पीरियड नंबर क्या बताता है? शेल, आउटर मोस्ट शेल नंबर। इसका मतलब है ये फर्स्ट पीरियड का, इसका मतलब इसके अंदर एक शेल होगा। ये सेकंड पीरियड का मतलब इसके अंदर 2 शेल होंगे। ये थर्ड पीरियड का, इसका मतलब इसके अंदर 3 शेल होंगे। ये फोर्थ पीरियड का, इसका मतलब इसके अंदर 4 शेल होंगे।
और बेटा इसके अंदर एक शेल है, इसके अंदर दो है, इसके अंदर तीन है, इसके अंदर चार है, तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस आप बनाओगे उसके आसपास एक ही शेल आएगा, लिथियम का जो आप न्यूक्लियस बनाओगे उसमें इस एक के ऊपर एक और शेल आ जाएगा, सोडियम का जब आप न्यूक्लियस बनाओगे तो उसपे इन दो शेल के ऊपर एक और शेल आएगा। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपको और कोई फैक्टर नहीं देखना है, जेड इफेक्टिव नहीं देखना है, आपको जो फैक्टर देखना है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल। क्या टॉप टू बॉटम जाने पर फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, क्या पीरियड नंबर बढ़ रहा है? यस, पीरियड नंबर बढ़ेगा तो शेल नंबर भी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तीसरे पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा इना पीरियड, दूसरा आएगा इना ग्रुप। तीसरा टाइप क्या बोला गया था? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चौथा टाइप क्या बोला गया था? फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। कल मैंने आपको बोला था पूरे सिलेबस में जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन आ जाए या फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का क्वेश्चन आ जाए, एक ही हथियार चांद सितारों से सजाया था कल इसको। वो फॉर्मूला कौन सा था? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। लेकिन अभी सुनना, अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। ये तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है, हमें किसका निकालना है? रेडियस। क्या जेड इफेक्टिव और रेडियस का रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा? हाँ, अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा तो उसका रेडियस कम। तो भैया जेड इफेक्टिव यहां पर डायरेक्टली दिख रहा है तो रेडियस इनवर्स आएगा। इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला है वो ऐसा बन जाएगा। इसको आप अभी जो हमने कैटायन और एनायन की बात करी थी उससे भी रिलेट कर सकते हो। एनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा, साइज ऑफ एनायन ज्यादा होता है डायरेक्ट, और कैटायन का साइज इनवर्स होता है, उससे भी कर सकते हैं। लिखिए पहले इसको, आगे बढ़ते हैं। तो चार टाइप के क्वेश्चन के फैक्टर ऑलरेडी आपके सामने हैं कि लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, टॉप टू बॉटम का आएगा तो क्या करना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज में क्या करना है। रैंडम और दो एडजेसेंट पीरियड या ग्रुप वो लास्ट में करेंगे हम लोग हमेशा, जब ये चारों फैक्टर्स को समझ लेंगे उसके बाद उनकी बारी आएगी। चलिए ना, अब ये जो अभी हम लोगों ने फैक्टर्स देखे बेटा, अब इन फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस कैटेगरी को सॉल्व करेंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। याद करिए, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में मैंने आपको बोला था कि जब भी पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो जनरली वो क्वेश्चन सेकंड पीरियड का या थर्ड पीरियड का, और डी ब्लॉक पे जाएगा तो फोर्थ पीरियड का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो वही सब हमको अब देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इन अ पीरियड के क्वेश्चन, और इन अ पीरियड में हम लोग कौन से ब्लॉक के ऊपर फोकस कर रहे हैं? अभी एस एंड पी ब्लॉक। मैं पूरा ये चैप्टर आपको ब्लॉक्स में डिवाइड करके ही पढ़ाऊंगा, ताकि क्वेश्चन जब दिखे तो अपने को एलिमेंट देखकर इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन से ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आने लग जाएंगी। हम एस और पी ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे, डी को अलग से पढ़ेंगे, एफ को अलग से पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन से पीरियड के बारे में? सेकेंड। और फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट थर्ड पीरियड। जो ट्रेंड सेकेंड का बनेगा वही ट्रेंड थर्ड का बनेगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड भी सप होता है, थर्ड पीरियड भी सप होता है, तो कहानी दोनों की एक जैसी होने वाली है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हो गए। एनसीईआरटी में
रेडियस को लेकर दो बातें लिखी हुई है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, या मार्केट में जनरली क्या होता है कि आपको ये बता दिया कि भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा फैक्टर लगता है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम कर दो। यहां से यहां बता देंगे कि लेफ्ट टू राइट लगा दो, जेड इफेक्टिव लगा दो, साइज कम कर दो। और नियॉन जो है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के लिए क्या निकलता है, वंडरवॉल रेडियस, इसका साइज सबसे बड़ा कर दो, खत्म बात। इतना ही बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात ये लिखी है कि जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। लाइन ध्यान से सुन लेना, जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। जिसके लिए जो रेडियस निकलता है नाप दो का मतलब क्या है कि भैया मेटल के लिए मेटालिक रेडियस निकलता है, नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियस निकलता है, इनर्ट गैस के लिए वंडरवॉल रेडियस निकलता है। जिसके लिए जो रेडियस निकलता है उसका कंपैरिजन कर दो, उसको नाप दो। ठीक है, देखिएगा। आइए इसी बात पे चलते हैं। क्या इनर्ट गैसेस के लिए वंडरवॉल रेडियस निकलता है या नहीं निकलता? निकलता है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा रेडियस नापेंगे? वंडरवॉल। यहां पर मेटल और नॉन मेटल पहचानना है आपको, क्योंकि मेटल्स के लिए निकलता है मेटालिक रेडियस और नॉन मेटल्स के लिए निकलता है कोवेलेंट रेडियस। क्या आज के लेक्चर में हमने बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या के बारे में बात करी थी? हाँ। वहां से हमें मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल पहचान में आने चाहिए, इसीलिए आज बताया आपको, ताकि आज यूज करना था। मुझे बताइए, ये बालिका, यही तो वो एलिमेंट है, ये क्या है? ये है मेटलॉइड। तो इससे इधर वाले क्या होंगे? और इधर वाले? पक्की बात है ये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है? मेटल्स। और ये क्या है? नॉन मेटल। बालिका को भी नॉन मेटल में लपेट लो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक, आइए। लिथियम और बेरिलियम क्या हो गया? मेटल। और बाकी क्या हो गए? नॉन मेटल। और बाकी वो जो लास्ट वाला है वो भी नॉन मेटल है, बट उसको हमने वंडरवॉल रेडियस निकलेगा, है ना। नॉन मेटल्स के लिए आप कौन सा रेडियस प्रेफर करते हो बेटा? कोवेलेंट रेडियस। तो क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स के लिए हम लोग यहां पर अब डिटरमाइन जो करेंगे वो रेडियस हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। उसके लिए क्या निकलेगा? वंडरवॉल रेडियस। और मेटल्स के लिए क्या निकलेगा? मेटालिक रेडियस। सुनते जाना, समझते जाना बात को। क्या हमने थोड़ी देर पहले अलग अलग टाइप के रेडियस का एक नोट में ऑर्डर लिखा था कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, मेटालिक रेडियस उससे बड़ा और वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा? यस। तो जब हम इनके लिए रेडियस का ऑर्डर बना रहे हैं, तो रेडियस का ऑर्डर क्या बनेगा? ध्यान से सुनना। जो वंडरवॉल रेडियस है वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा तीनों टाइप के रेडियस में से। और मेटालिक और कोवेलेंट में से बड़ा कौन होता है? मेटालिक। इसका मतलब ये हुआ कि उसको तो भूल जाओ, अब इन दोनों पे बात कर रहे हैं। इन सब से इन दोनों का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि मेटालिक रेडियस कोवेलेंट से ज्यादा होता है। अब एक बात बताओ, ये हमने ऐसा लगा दिया। ऐसा लगाने का मतलब क्या है कि मेटालिक रेडियस बड़ा, कोवेलेंट रेडियस छोटा और वंडरवॉल रेडियस दोनों से ही बड़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो अपन ने जो ऑर्डर बनाया, ये ऑर्डर किसके बेसिस पे बनाया? टाइप ऑफ रेडियस, कि मेटालिक, कोवेलेंट और वंडरवॉल। लेकिन अब एक बात बताइए, इसके लिए कौन सा रेडियस निकल रहा है? मेटालिक। इसके लिए क्या दोनों का जो टाइप ऑफ रेडियस है वो सेम है? इसका मेटालिक इसके मेटालिक से कंपेयर हो रहा है। ये जो फैक्टर हम लोगों ने लिखा है ना, जेड इफेक्टिव, ये तभी लगेगा जब आप किसी के मेटालिक को दूसरे के मेटालिक से कंपेयर कर रहे हैं। ये फैक्टर तब लगता है जब इना पीरियड आप सेम टाइप का रेडियस कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? सेम टाइप ऑफ रेडियस। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो टाइप ऑफ रेडियस से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर एक का मेटालिक दूसरे के मेटालिक से कंपेयर करना है तो फैक्टर कौन सा लगाऊंगा? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए, इन दोनों में बात कर रहा हूं, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाए। ये कलर अलग रखा है, ये कलर अलग रखा है, ये किसके बेसिस पे सॉल्व हो रहा है? जेड इफेक्ट। क्या इसका कौन सा रेडियस देख रहे हो? कोवेलेंट। इसका कोवेलेंट, इसका कोवेलेंट, इसका कोवेलेंट, इसका कोवेलेंट। क्या इन सबका टाइप ऑफ रेडियस सेम देख रहे हो बेटा? लेफ्ट टू राइट अगर आप सेम टाइप का रेडियस कर रहे हो, मतलब एक का कोवेलेंट अगले के कोवेलेंट से ही कंपेयर कर रहे हो, तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? जेड इफेक्टिव। और अगर आप जेड इफेक्टिव लगाओगे तो बताओ, यहां से यहां तक लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो ये जो येलो वाले मार्क्स दिख रहे हैं,
ये ऑन द बेसिस ऑफ जेड इफेक्टिव है क्योंकि आप उनमें सेम टाइप ऑफ रेडियस कंपेयर कर रहे हो, लेकिन जो ग्रीन वाले मार्क्स दिख रहे हैं ये टाइप ऑफ रेडियस के बेस पे लगे हैं। हालांकि देखो ऑर्डर वही बन रहा है कि यहां से यहां तक कम कर दो और इसको सबसे ज्यादा कर दो, लेकिन पीछे का जो लॉजिक है वो अलग है। ऑर्डर तो सही बनाओगे, ए आर पूछ लिया, स्टेटमेंट पूछ लिया, खेल खत्म। ठीक, तो ध्यान रखना, पहले एनसीईआरटी का जो लाइन है मैंने बोला जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो, और फिर अगर सेम टाइप ऑफ रेडियस है तो आप उसके लिए क्या लगा दोगे, जेड इफेक्टिव। आइए इधर ध्यान देना, सुनना अभी है ना। ये मैंने रेडियस का ऑर्डर लिख दिया, सही है ये ऑर्डर। ये ऑर्डर किसके बेसिस पे बना है, जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। अब सुनना, एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको पूरे सेकेंड पीरियड के लिए जो रेडियस नापना है वो कौन सा रेडियस होना चाहिए, कॉमन। कॉमन रेडियस मतलब ऐसा नहीं कि जिसके लिए जो निकलता है वो नाप दो, नहीं, सबके लिए कॉमन रेडियस, सेम टाइप का रेडियस। या तो सबके लिए मेटालिक देख लो, या फिर सबके लिए कोवेलेंट देख लो, या फिर सबके लिए वंडरवॉल देख लो। कॉमन रेडियस कहने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग रेडियस देखो। तो एनसीईआरटी में दो लाइन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहला, जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो, ये हमने करा और यही हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा एग्जाम्स में, ठीक है। दूसरी बात, एनसीईआरटी क्या लिखता है, क्योंकि इनर्ट गैसेस के लिए आप निकालते हो वंडरवॉल रेडियस, एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि आप इनर्ट गैसेस के लिए निकालते हो वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस तो नॉन बॉन्डेड के लिए निकलता है, और मेटालिक और कोवेलेंट तो बॉन्डेड के लिए निकलता है। तो ऑब्वियसली नॉन बॉन्डेड का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो ज्यादा ही आएगा और बॉन्डेड का तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम ही आएगा। इसका मतलब एक को आप किलोग्राम में नाप रहे हो तो दूसरे को ग्राम में नाप रहे हो, ऐसी बात हो गई। यूनिट जो है ना, जिस स्टैंडर्ड पे आप मेजर कर रहे हो स्टैंडर्ड ही अलग अलग है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, क्योंकि इनर्ट गैस का रेडियस नॉन बॉन्डेड फॉर्म में निकाला जाता है और बाकियों का बॉन्डेड फॉर्म में निकाला जाता है, इसलिए इनर्ट गैस के वंडरवॉल रेडियस को बाकियों के भी वंडरवॉल रेडियस के साथ ही कंपेयर किया जाना चाहिए। दोनों बातें अलग अलग है ना। अब फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लेगा, लिखा तो एनसीईआरटी में दोनों ही लिखा है, क्या सही क्या गलत। पहला क्या बोला, जिसके लिए जो रेडियस निकलता है नाप दो, मतलब सबके लिए अलग अलग रेडियस निकाल के ऑर्डर बना दो। और दूसरा क्या बोल रहा है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड होता है तो इसका रेडियस बाकियों के बॉन्डेड वालों के साथ मत नापो, और उसका भी रेडियस उनके भी नॉन बॉन्डेड के साथ नापो। तो दोनों अलग अलग बातें ही होगी। तो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान देना है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पर कॉमन रेडियस लिखा है, क्या लिखा है, कॉमन, तभी आप ये एनसीईआरटी की दूसरी बात लागू करोगे। अदरवाइज अगर सिर्फ रेडियस वेडियस साइज वाइज लिखा है तो आप जिसका जो निकलता है वो नाप दो से ही काम करेंगे। मैं दूसरा ऑर्डर आपको बता रहा हूं, दूसरा ऑर्डर कौन सा है, कॉमन रेडियस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो कॉमन रेडियस कौन सा होना चाहिए बेटा, वंडरवॉल रेडियस। मतलब पहले से आखिरी तक का हर किसी का हम लोग क्या निकालेंगे, वंडरवॉल। इवन वंडरवॉल के बदले अगर सबके लिए यहां मेटालिक भी दे दे और सबके लिए कोवेलेंट दे दे तो भी आंसर यही बनेगा जो आप बना रहे हैं। बट एनसीईआरटी वंडरवॉल बोलता है इसलिए हमने वंडरवॉल लिख दिया। बेटा इसके लिए क्या निकालना है, वंडरवॉल, इसके लिए क्या निकालना है, वंडरवॉल 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 वंडरवॉल, ऐसा हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट सभी के लिए वंडरवॉल निकाल रहे हो तो क्या अलग अलग टाइप का रेडियस है कि सेम टाइप का रेडियस है, सेम टाइप का रेडियस है तो लेफ्ट टू राइट एक ही फैक्टर काम में आएगा, वो क्या होगा, जेड इफेक्ट। क्या लेफ्ट टू राइट लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर। दोनों ऑर्डर में एक ही चेंज आया, एक जगह तो इनर्ट गैस सबसे बड़ा हो गया और एक जगह इनर्ट गैस सबसे छोटा हो गया। और ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कंपैरिजन अलग अलग स्केल्स पे किया है। एक बार जिसका जो रेडियस निकलता था वो नापा और एक बार आपने क्या नापा, यहां पर कॉमन रेडियस। तो ध्यान रखना, दोनों ऑर्डर सही है, ये वाला प्रेफरेबल रहेगा एग्जाम में, अनटिल एंड अनलेस एग्जाम में कॉमन रेडियस नाम दे दे या ऐसा बोले डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, कॉमन रेडियस फॉर ऑल द एलिमेंट, या फिर बोले डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वंडरवॉल रेडियस फॉर ऑल द एलिमेंट, तो ये सेकंड ऑर्डर यूज करोगे। अदरवाइज सिर्फ रेडियस या साइज ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऊपर वाला प्रेफर करना। बनाइए इस ऑर्डर को पहले।
चलिए बेटा, है ना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्डर्स हम लोगों ने बनाए, दोनों ऑर्डर्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन कर दिया। अभी सेम जो पैटर्न है ये किसके अंदर फॉलो हो जाएगा बेटा, थर्ड पीरियड में भी। ध्यान सुनिएगा, सेकंड और थर्ड की कहानी सेम है। इसके अंदर भी हम लोग दो तरह के ट्रेंड देखेंगे। एक तो रेडियस, रेडियस कहने का मतलब है एटॉमिक रेडियस, या जिसका जो निकलता है वो नाप दो। और अगर एग्जाम में कॉमन रेडियस बोल दे या फिर बोल दे कोई नाम देकर पर्टिकुलर कि भाई सभी का वंडरवॉल निकालो या मेटालिक निकालो या कुछ भी निकालो, तो हम सेकंड ऑर्डर पे आ जाएंगे। याद करिए, सबसे पहले पहला जो टाइप है वो एनसीईआरटी के पहले स्टेटमेंट पे चलेगा कि जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। मुझे बताइए, इन एलिमेंट्स में से मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल को एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। बालिका, सीता, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड से पहले जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, मेटल्स। मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस निकालेंगे, मेटालिक रेडियस। क्या ये वंडरवॉल रेडियस का कैंडिडेट हो जाएगा बेटा, यस। इसके अलावा बचे हुए जो भी उनको आप क्या मान लोगे बेटा, नॉन मेटल्स। तो इनके लिए आप क्या निकालोगे, कोवेलेंट रेडियस। अब देखकर बताइए सबसे बड़ा रेडियस किसका हो जाएगा बेटा, वंडरवॉल रेडियस। ये आपने सबसे ज्यादा कर दिया, दोनों से बड़ा है, दो एरो लगा दिया। मेटालिक और कोवेलेंट में से बड़ा कौन होगा, मेटालिक। लेकिन अब इसका भी मेटालिक, इसका भी मेटालिक, इसका भी मेटालिक, तो तीनों के लिए क्या लगाएंगे, जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा। इन चारों के लिए क्या लगाएंगे, कोवेलेंट। तो जेड इफेक्टिव से सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। अगर कॉमन रेडियस बोला तो बेटा शुरू से आखिरी तक कॉमन रेडियस है, जेड इफेक्टिव एक ही फैक्टर लगेगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार साइज डिक्रीज हो जाएगा। फैक्टर वही है, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। तो जो ऑर्डर सेकेंड पीरियड का वही ऑर्डर थर्ड पीरियड का भी आएगा, क्योंकि दोनों सब और सब वाले कैंडिडेट है। चले बेटा, है ना। अब यहां पर ये जो ओवरऑल अभी हमने डिस्कशन किया, हम लोग पहले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मैंने बोलता क्वेश्चन सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, या ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते हैं अपन तो डी ब्लॉक के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो डी ब्लॉक में जो सीरीज हमसे पूछी जाती है फोर्थ पीरियड के अंदर, कौन सी सीरीज आती है बेटा, 3D सीरीज। ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा। डी ब्लॉक जब आप एनसीईआरटी देखते हैं तो वहां पर, है ना, एनसीईआरटी में हर ब्लॉक या हर ग्रुप के पहले एक टेबल दिया होता है जिसमें रेडियस या आईई या ईए इनकी वैल्यूज दी हुई होती है। तो जब आप डी ब्लॉक को देखते हो, 3D सीरीज को देखते हो, तो बेटा 3D सीरीज के अंदर एक बात बताओ, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं, मेटल। मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस देखा जाना चाहिए, मेटालिक। तो 3D सीरीज के लिए हमें जो रेडियस प्रेफर करना है वो रेडियस कौन सा है, मेटालिक रेडियस। एनसीईआरटी में जब आप डेटा देखते हैं तो वो डेटा किसका दे रखा है बेटा, मेटालिक रेडियस का डेटा दे रखा है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ही साइज के लिए ग्राफ भी दे रखा है, और वो ग्राफ मेटालिक का नहीं, वो ग्राफ किसका है, कोवेलेंट का। वैल्यू इसकी दे रखी है, ग्राफ इसका दे रखा है। इसीलिए हमको दोनों केसेस समझने हैं। हाँ, एग्जाम में अगर कुछ भी लिख के ना दे तो जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो को प्रेफर करना है। मतलब डी ब्लॉक के लिए आप प्रेफर किसको करोगे, मेटालिक, क्योंकि जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। बट इसको भी समझना जरूरी है। अब ध्यान सुनना, पहले इसका जो ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर बना देते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो फैक्टर हमारे यूज में आता है वो कौन सा है, जेड इफेक्टिव।
अच्छा, लेफ्ट टू राइट अगर मैं जेड इफेक्टिव लगा रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज क्या हो जाना चाहिए, कम। साइज कम होता है। इसके बाद यहां पर साइज कम होता जा रहा है फेकोनी, इसको दिमाग में रखना है आपको। फेकोनी का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर, ध्यान से सुन लेना। पहले तो आपने जेड इफेक्टिव लगाया और साइज कम कर दिया, लेकिन 3 एलिमेंट दिमाग में होना चाहिए कि फेकोनी का साइज क्या होगा, लगभग बराबर। अब इधर देखना, फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले साइज कम हो रहा है, फेकोनी बराबर, और बाद में साइज बढ़ जाएगा। ये डी ब्लॉक के साइज का ऑर्डर है। अभी ऑर्डर कैसे आया, क्यों आया, उस पर चर्चा करेंगे, पर पहले ये ऑर्डर दिमाग में फिट करना जरूरी है। एलिमेंट आपको जो पकड़ने वो कौन है बेटा, फेकोनी। फेकोनी से याद रखेंगे, फेकोनी से पहले नॉर्मल ऑर्डर है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, फेकोनी का साइज बराबर, और फेकोनी के बाद साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फेकोनी को याद रखना भी इजी है। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, इन्हीं के बनते हैं। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स भी होते हैं। खैर, ये जो ट्रेंड आया, अब इस ट्रेंड को समझते हैं कि ये ट्रेंड बना कैसे। इसमें ऐसा बोला जाता है कि बेटा स्टार्टिंग में जहां पर साइज डिक्रीज हो रहा है उसमें हम लोग बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर जेड इफेक्टिव से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो भी जाता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और साइज कम हो रहा है। यहां पर बोला जाता है कि जेड इफेक्टिव का डोमिनेशन लगभग लगभग शील्डिंग के बराबर हो जाता है, मतलब शील्डिंग और जेड इफेक्टिव लगभग बराबर। और यहां पर बोला जाता है कि शील्डिंग डोमिनेट कर जाता है। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि सर जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, यहां पर बराबर हो गया, यहां पर शील्डिंग डोमिनेट कर गया, ये चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। तो इसका लॉजिक समझिएगा जरा, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। एक्चुअल में अगर मैं बोलता शुरू से आखिरी तक कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है तो मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ठीक है सर, लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता ही है। एक बात याद करो, हमने कल स्लेटर में जब कैलकुलेशन किया था, क्या इस 3D सीरीज में हमने ये देखा था कि लास्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 में आता है बेटा, उसकी वजह से इनमें z तो 1 से बढ़ता था, लेकिन सिग्मा 0.85 से बढ़ता था और z इफेक्टिव 0.15। अगर सिग्मा 0.85 से बढ़ रहा था और z इफेक्टिव 0.15 से बढ़ रहा था, तो डोमिनेटिंग नेचर क्या सिग्मा का भी है या नहीं है? वही रोल प्ले करेगा अभी थोड़ी देर में। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा बेटर आइडिया लग जाता है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि सर इसका भी तो सिग्मा 0.85 से बढ़ा, 0.15 और 0.185 को देखना, 0.85 0.85 0.85 0.85 लगभग ये चल रहा है। क्रोमियम कॉपर में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है बस, ठीक है, लगभग 0.85 से बढ़ा। तो सर शुरुआत से ही तो जेड इफेक्टिव और सिग्मा में से डोमिनेट कौन करने लग गया, सिग्मा। तो आप पहले बोल देते हैं कि सिग्मा डोमिनेट कर रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सिग्मा बाद में डोमिनेट कर रहा है, शुरू में नहीं कर रहा? सिग्मा की वैल्यू 0.85 से तो यहीं से बढ़ना चालू हो जाती है ना। तो अभी इन बातों को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में कहानी चालू स्कैंडियम से हुई, लेकिन क्या स्कैंडियम से पहले पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट आ चुके कि नहीं आ चुके? आ चुके। वो जो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट आए वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, एस या फिर पी? क्योंकि डी की शुरुआत तो अब होगी बेटा। याद करें, एस और पी ब्लॉक के लिए हम ये ग्राफ बना रहे हैं, उनके लिए जेड इफेक्टिव और सिग्मा की जब हम बात करते हैं तो याद करो, एस और पी ब्लॉक के लिए जेड इफेक्टिव 65% से बढ़ रहा था और सिग्मा 35% से बढ़ रहा था। तो 1 से लेकर 20 एलिमेंट में यही चला। इसका मतलब है जेड इफेक्टिव का जो ग्राफ है वो 65 पे रुका और ये सिग्मा 35 पे रुका हुआ। कब तक? शुरू के 20 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक डोमिनेटिंग नेचर जेड इफेक्टिव का दिख रहा है या सिग्मा का दिख रहा है? जेड इफेक्टिव। अब जैसे स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन आया तो बेटा जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा? 0.15। और ये कितने से बढ़ा? 0.85। लेकिन क्योंकि इससे पहले 20 एलिमेंट जो आए हुए हैं उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो इतना ज्यादा हो चुका होगा कि अभी भी इसका भले सिग्मा डोमिनेट ज्यादा कर रहा है, लेकिन ओवरऑल डोमिनेशन किसका दिख रहा है? जेड इफेक्टिव। फिर क्या होगा? अगला एलिमेंट आया स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर ये कितने से बढ़ा? 0.15। और फिर ये कितने से बढ़ा? 0.85।
पर अभी भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से ऐसा दिखेगा कि इसका डोमिनेशन ज्यादा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये तो 0.15 से बढ़ेगा और ये खटाखट 0.85 से बढ़ेगा। तो एक लेवल ऐसा आएगा, फेकोनी वाला जो लेवल है वो ऐसा आएगा कि दोनों का जो ग्राफ है वो लगभग लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। तो शुरुआत में ऐसा दिखता है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, पर ये पहले वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, एलिमेंट्स की वजह से होता है। और यहां पर आप देखोगे तो सिग्मा का ग्राफ क्योंकि रैपिडली बढ़ रहा था, तो बीच में एक ऐसा समय आएगा जब जेड इफेक्टिव और सिग्मा का डोमिनेशन लगभग लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। और अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था तो साइज छोटा होना तय था, लेकिन यहां पर जितना जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है उतना ही शील्डिंग भी बढ़ रहा है, तो दोनों का साइज लगभग लगभग क्या रहेगा, बराबर। इधर देखिएगा, यहां पर आयरन में मान लीजिए ये हल्का सा नीचे है, कोबाल्ट में लगभग ये बराबर आ जाएंगे, निकल में ये हल्का सा ऊपर निकल जाएगा, बट लगभग बराबर चलते हैं, तो इसीलिए साइज भी लगभग बराबर रहते हैं। इसके बाद कॉपर या जिंक में आए तो कॉपर में ये और ऊपर निकल जाएगा और जिंक में ये और ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब है लास्ट में डोमिनेशन किसका बढ़ जाता है, सिग्मा का। ये कहानी आपको यहां भी देखने को मिलेगी कि लास्ट में क्या होता है, सिग्मा डोमिनेट करता है। अगर जेड इफेक्टिव कमजोर पड़ गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता तो साइज छोटा, लेकिन अब जेड इफेक्टिव डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है साइज जो है वो बढ़ जाए। अब ये ऑर्डर जो है समझने के बाद भी अल्टीमेटली ऑर्डर को याद तो रखना ही अपने को, तो याद रखने का तरीका क्या होता है बेटा, फेकोनी को ध्यान रखते हैं। फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले साइज कम होगा और उसके बाद साइज बढ़ जाएगा। आगे सुनिएगा, अभी ये ऑर्डर तो हम लोगों ने बना लिया, इसका ग्राफ भी बनाएंगे आगे जाके। इसमें एक बात और समझनी है, आप देखो इधर से सबसे बड़ा साइज आपको देखने को किसका दिख रहा है, स्कैंडियम, और उधर जाने पर भी इसका साइज बड़ा दिख रहा है, जिंक। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना इसका, तो ग्राफ में हमें इस तरह से कुछ ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ प्लॉट करने में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में से ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि भैया ये ऊपर ये नीचे, और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि ये नीचे और ये ऊपर। तो हमें ये पता करना है कि स्टार्टिंग और एंड में से ज्यादा साइज किसका है और कम साइज किसका, ताकि उसको ग्राफ में ऊपर रखा जा सके और दूसरे वाले को ग्राफ में नीचे रखा जा सके। स्कैंडियम और जिंक डेटा की अगर हम लोग बात करें तो बेटा कोई भी सीरीज हो, चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, कोई भी सीरीज हो, डी ब्लॉक की हर सीरीज में पहले एलिमेंट का साइज आखिरी वाले से ज्यादा ही होगा, ये बात फैक्ट है। पहले एलिमेंट का साइज आखिरी वाले से ज्यादा ही होगा, कोई भी सीरीज ले लो, ये फैक्ट है। अभी डेटा की बात कर रहा हूं, डेटाबेस बात है, लेकिन अब अपने को सपोज ये पॉइंट याद ही नहीं रहा कि भैया पहला ज्यादा है आखिरी वाला कम है, तो इसको याद रखने के लिए जुगाड़ बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, जुगाड़। कॉन्सेप्ट यही था, वैल्यू पे था और कुछ नहीं था। जुगाड़ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको स्कैंडियम और जिंक को कंपेयर, अब जब जो जुगाड़ बता रहा हूं ना, वो लगाना ही नहीं दोनों पे। किस पे, फिर आपके बाद में मतलब अंदर से अंतरात्मा बोलेगी नहीं सर ने जो जुगाड़ बताया था वेनेडियम और कोबाल्ट पे भी लगा के देखते हैं, ये ना चौलबे। पहले और आखिरी के लिए बात हो रही है, वो भी जुगाड़ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप डेटा याद नहीं कर पा रहे हो, फैक्ट याद नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग में कुछ ऐसा क्लैरिटी हो कि एग्जाम में अपन कम से कम जंग तो लड़ ले, है ना। आइए इधर ध्यान सुनिएगा, आपको स्कैंडियम से जिंक तक जाना है और आपको यह देखना है कि साइज कितनी बार बढ़ा या कितनी बार घटा। मुझे बताइए, स्कैंडियम से जिंक तक चल रहे हैं, एक बार साइज डिक्रीज हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। स्कैंडियम का साइज ज्यादा है और इधर जाने पर 1 2 3 4 5 बार साइज डिक्रीज हो गया। इन दोनों में साइज बराबर रहा और उसके बाद कितनी बार बढ़ गया, 2 बार। क्या नेट इफेक्ट वहां से वहां तक 3 बार डिक्रीज का आया कि नहीं आया, आया। अपने को 3 से कोई मतलब नहीं, पर हाँ स्कैंडियम और जिंक तक अगर आप चले, भूल भी जाएं, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते कि यहां पर 5 बार साइज कम हुआ, फिर बराबर रहा, 2 बार बढ़ा, तो भी अल्टीमेटली उसका साइज क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट है या जुगाड़ है, जुगाड़। क्लियरली सुन लेना, इसको और कहीं लगाना भी मत, इसके अलावा है। तो या तो आप ये याद रख ले कि पहले और आखिरी में से पहले वाले का साइज ज्यादा, आखिरी वाले का साइज कम, और या फिर इस तरह से आप जुगाड़ से भी सीरीज को बना पाएंगे। आगे बढ़ता हूं, 3D सीरीज के अंदर कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर देखने के बाद सेकेंड टाइप का जो रेडियस आता है वो कौन सा आता है, मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस पे बात करें तो जो ऊपर कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर है, लगभग वही ऑर्डर मेटालिक रेडियस का। सुनते जाना, समझते जाना, छाप दो बिल्कुल एज इट इज, है ना, चेंज करेंगे फिर उसके बाद।
यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर इस तरह से ऑर्डर बना था, बिल्कुल वही छाप दिया, फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले कम कर दिया, उसके बाद बढ़ा दिया, लेकिन चेंज क्या आता है, ध्यान सुनना, चेंज ये आएगा, मन बड़ा हो जाएगा। क्या बोला मैंने, क्या चेंज आएगा, मन बड़ा हो जाएगा। मन बड़ा हो जाने का मतलब क्या है, आप देखो, मन बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, आजू बाजू वालों से। किससे बड़ा हो जाएगा, अब देखो यहां पर अभी जो ऑर्डर बन रहा था ऐसा बन रहा था, मन के ऊपर फोकस करिए, मन आजू और बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा। क्या मन का साइज बाजू वाले से पहले ही बड़ा है, यस। किससे बड़ा करना है, आजू वाले से। यहां पर बस ये एक साइन है जो चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मेटालिक रेडियस। ध्यान से सुनना, याद करने के लिए लाइन क्या बोली, मन बड़ा हो जाएगा। मन किससे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा या आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा, आजू बाजू, तो मन बड़ा हो जाएगा। अब देखो बात ये आती कि सर ये जो मन बड़ा हो गया, मान लिया हमने बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर ये इसका साइज ज्यादा क्यों आया, तो उसका रीजन है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। पहले काम करिए, ऑर्डर बनाइए, यहां पर लिखिए वीक मेटालिक बॉन्डिंग का सेंस क्या है वो बताता हूं फिर। क्योंकि इसके बाद एफ ब्लॉक के ऑर्डर में भी एक ऐसी बात आएगी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, तो एक बार यहां समझ लेते हैं, ताकि वहां बोल देंगे कि ऐसे ही कुछ वहां भी हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑर्डर लिखते वक्त दिमाग में सोचते रहिए, फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले साइज कम होगा, उसके बाद साइज बढ़ जाएगा। ये ऑर्डर चल रहा है कोवलेंट रेडियस का। मेटालिक रेडियस में एक ही चेंज आएगा, एम फॉर मेटालिक, एम फॉर मन, ठीक है ना। तो मेटालिक रेडियस में किसका साइज बड़ा हो जाएगा, मन का साइज बड़ा हो जाएगा। और मन का साइज किससे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा या आजू बाजू वालों से, आजू बाजू वालों से। कारण कभी पूछा जाए तो रीजन इज ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये वीक मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, कैसे है, वो देखते हैं अभी। डी ब्लॉक की कोई भी सीरीज हो, 3D 4D 5D 6D, पहले एलिमेंट का साइज हमेशा आखिरी वाले एलिमेंट से ज्यादा ही रहेगा। चलिए, है ना। अब यहां पर ध्यान देना, ये वीक मेटालिक बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने मेटालिक रेडियस की बात करी थी ना, मेटल्स के लिए जो रेडियस प्रेफर किया जाता है वो कौन सा रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस। और मेटालिक रेडियस का मैंने आपको ऐसे क्रिस्टल डायग्राम बना के बताया था कि भाई यहां से दो एटम को अपन ने लिया, उन दो एटम के ऊपर अपन ने फोकस किया था, और मैंने आपको बोला था कि जनरली देखते वक्त ऐसा दिखता है कि दोनों मेटल्स की बाउंड्रीज क्या होंगी, टच। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बाउंड्रीज हमेशा टच हो, वो डिपेंड करेगा कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है। ये बाउंड्रीज टच भी हो सकती है, ओवरलैप भी कर सकती है, और दूर दूर भी हो सकती है। मैंगनीज की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा 4s2 3d5। और ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, ये बात आगे जाके डी ब्लॉक में वापस आपके सामने आएगी, और वहां पर एक पॉइंट आता है, अगर याद हो आप लोगों को, कि डी ब्लॉक में एमएन और टीसी का जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ होता है उसमें एक सडन डिप आ जाता है। यही बात है वहां पर एनसीईआरटी में लिखी भी है, वही बात है, कॉमन बात है, वहां पर भी मैं ये रिपीट करूंगा आपको, है ना। मैंगनीज में जब हम बात करते हैं 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनना, ये मान लो मैंगनीज है, ये मान लो मैंगनीज है, ये मान लो मैंगनीज है, भैया दो एटम बॉन्ड बना रहे, मान लिया मेटालिक बॉन्ड बना रहे, कोई सही बॉन्ड बना रहे। कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए, यही होता है रीजन। अब अगर स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बना रहा है, तो ध्यान सुनना, आप इसको देखो, क्या 4s2 अपने आप में फुलफिल्ड सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है,
D5 को देखिए, क्या ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं? ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। मैंगनीज ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठा हुआ है। जब अंदर से ये पहले से स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो अगर कोई चीज पहले ही स्टेबल है तो वो बॉन्ड जब बनाने जाएगा तो दिखावे के लिए भले बॉन्ड बना ले, लेकिन बॉन्ड उतनी शिद्दत से नहीं बनाएगा जितना कोई अनस्टेबल एलिमेंट बना रहा होगा। तो मैंगनीज क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, इसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनेगा क्योंकि क्रिस्टल में तो रहना है, लेकिन वो जो बॉन्ड बनेगा वो उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे। और अगर इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बना, इसका मतलब है क्या दोनों बाउंड्रीज ओवरलैप होंगी, टच होंगी, या दूर दूर रहेंगी? दूर दूर रहेंगी। और अगर बाउंड्रीज दूर हो गई तो रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नापो। ऑब्वियसली अगर बाउंड्री टच होती और अभी बाउंड्री दूर है तो ये वाला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा आएगा, और अगर ये ज्यादा आएगा तो बताइए रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन से या कम हो जाएगा? ज्यादा। यही बात यहां पर देखने को मिलती है। मन बड़ा हो जाता है। मन बड़ा हो जाता है क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इसका जो मेटालिक बॉन्ड है वो जितना स्ट्रांग बनना चाहिए था उतना स्ट्रांग बन नहीं पाता, और देयरफॉर इट्स वीक, ड्यू टू इट्स वीक मेटालिक बॉन्डिंग इसका जो रेडियस है वो क्या मिलता है? ज्यादा। तो ये ओवरऑल कंडीशन है इसके अंदर कि 3D सीरीज के अंदर क्या क्या कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। अब एक बात सुनना यहां पर ध्यान से, एक लास्ट पॉइंट और है वो भी समझ लीजिए। मैंने आपको बोला सीरीज के पहले और सीरीज के आखिरी मेंबर में से ज्यादा साइज किसका होगा? सीरीज के पहले मेंबर का। ये तो बिल्कुल सही बात है, वहां भी वैलिड है, यहां भी वैलिड है। लेकिन आप देखो यहां पर ये ज्यादा दिख रहा था, यहां पर ये ज्यादा दिख रहा था, यहां पर ये ज्यादा दिख रहा है, यहां पर ये ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मन भी तो बड़ा हो गया है। मतलब यहां पर ये भी ज्यादा है। अब आपको ये समझना है कि मन इससे पहले आ जाएगा, बड़ा होके इतना बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। मैंने वैसे तो आपको बोल दिया आजू बाजू वालों से बड़ा, लेकिन हो सकता है यहां आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए। कहां आएगा? एमएन का कंडीशन समझना है। जब एनसीईआरटी का आप डेटा देखोगे तो जाने मन का साइज बराबर मिलेगा। किसका साइज बराबर मिलेगा? इसको जाने मन भी बोल सकते हैं, इसको पहले लिख लो, इसको बाद लिख लो, मंजन बन जाएगा। मंजन से जाने मन ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेटालिक, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोवेलेंट रेडियस में कुछ भी नहीं है, मेटालिक रेडियस में चेंज आएगा। मेटालिक रेडियस में क्या चेंज आया? मन बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? आजू बाजू। और मन बड़ा होके किसके बराबर हो जाता है? जाने मन। तो जाने मन का साइज बराबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। अच्छा एक बात और, कल छुट्टी आप लोगों की, तो भाई आपको क्या करना है? ईएलपी वीएलपी सॉल्व कर लेना, मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। रेडियस खत्म होते ही, रेडियस तक जितना अभी हो गया उतना कर लेना। रेडियस का टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली अपना मंडे को खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे को ऑनलाइन ईएलपी और मॉड्यूल का मैं डिस्कशन रख लूंगा, ताकि आप इतना करके रख लेना, है ना।